आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक समीकरण एवं समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसका अध्ययन हम लेक्चर नंबर 1 में कर चुके हैं। अब हमारा जो है लेक्चर नंबर 2 में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब कॉम्बिनेशन और अभिक्रिया मतलब क्या होता है? रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, कॉम्बिनेशन शब्द कंबाइंड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जुड़ना। इसका मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। तो हम समीकरण से ही समझ जाएंगे कि इसका मतलब जुड़ना होता है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दो, या फिर हम कह सकते हैं कि दो या दो से जो है अधिक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक अभिकारक क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। तो इसे जो है हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल जो है, अब सिंपल सा एग्जाम्पल देखेंगे, C+O2। अब जैसे यहाँ पर C एकल उत्पाद हो गया, एकल अभिकारक एक हो गया, और दूसरा हम लेते हैं O2, दूसरा अभिकारक हो गया। इसकी क्रिया अगर जो करवा दें तो यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बन जाता है। कार्बन क्या है? यह जो है सॉलिड है, सॉलिड यानी ठोस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। तो दो या दो से अधिक अभिकारक, ये पहले वाले क्या है जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उनको अभिकारक कहा जाता है। तो अभिकारक क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। C+O2 इजकल टू CO2 बन रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। अब यहाँ पर दो चीजें जुड़ रही, तो इसका मतलब क्या है कि इस दो चीजों के मिलने से एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, यानी CO2 बना हुआ है। अब हमारा अगला रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का सिंपल सा मतलब है डीकम्पोजिशन दिया हुआ। डी का मतलब होता है अलग होना। डीकम्पोजिशन या वियोजन का मतलब ही सीधे सीधे होता है अलग होना। किसी पदार्थ से जब कोई अलग होता है तो उसे जो है हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम समझ सकते हैं कि जब कोई अभिकारक, यहाँ पर देखेंगे इसकी डिफिनेशन क्या है। जब कोई अभिकारक जब टूटकर जब कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम जो है वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जब कोई अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, CaCO3, और इस पर जो है अब टूटेगा तो अपने आप है नहीं, इसको हम क्या देंगे? ऊष्मा देंगे। अलग से क्या देंगे? इसको ऊष्मा देंगे, और यह ऊष्मा पाकर जो है टूट जाएगा अपने अवयवी तत्वों में, यानी CaO, और क्या बना लेगा? दूसरा CO2 बना लेगा। CO2 क्या? कार्बन डाइऑक्साइड।
कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर जो है CaO और CO2 में जो है टूट जाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे इसको यह अभिक्रिया कैसे हुई इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे CaO दिया हुआ है, इसके O अलग कर लेते हैं, जैसे Ca। अब दूसरा COO दिया हुआ है, तो C से हम जो है एक इस कैल्शियम को जोड़ देते हैं, एक C से जो है इसे O जोड़ देते हैं, ट्रिपल O जोड़ देते हैं यहाँ पर O। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये रिएक्शन कैसे हुई है। ये जो है Ca जो है इस वाले O को लेकर जो है चला गया, ये वाला जो O है इसके साथ में चला गया और CaO बन गया। ये जो है C दोनों O को लेकर जो है चला गया और जो है क्या बन गया, CO2 बना लिया। जैसे ये Ca जो है C के साथ में जुड़ा हुआ है, ये जो है ये वाला O लेकर इसके साथ में जुड़ गया, और दूसरा वाला जो है C इन दोनों कार्बन डाइऑक्साइड यानी COO मिलकर CO2 बना लिया। यानी ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है CS। वियोजन अभिक्रिया के जो है 3 प्रकार है। वियोजन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार। पहला इसके अंतर्गत आता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा जो होगा हमारा प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा विद्युत वियोजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन के द्वारा, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन का परिभाषा क्या है। ऊष्मीय वह वियोजन जिसमें अभिकारक का, वह वियोजन हम कह सकते हैं जिसमें अभिकारक का ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है। अभिकारक का ऊष्मा के द्वारा वियोजन, अभिकारक का ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ऊष्मीय वियोजन का मतलब क्या है कि अभिकारक का ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम पहले वाला ही ले लेंगे। Ca जैसे दिया हुआ CaCO3 एरो, इस पर जो है क्या देंगे, ऊष्मा देंगे। ऊष्मा के द्वारा जो वियोजन होता है उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। तो ये क्या बना लेगा, CaO प्लस CO2 बना लेगा। और हमारा अब दूसरा वियोजन जो है वो विद्युत वियोजन या फिर हम प्रकाशीय वियोजन जो है ले सकते हैं। तो इसमें हमारा अगला वियोजन जो होगा दूसरा वाला विद्युत वियोजन है। विद्युत वियोजन की डेफिनेशन क्या है कि विद्युत के द्वारा होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन कहलाता है। विद्युत के द्वारा होने वाला वियोजन जो है क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। अब हम जो है इसका एग्जाम्पल देखेंगे और डेफिनेशन भी देखेंगे। यानी जैसे बिजली जब किसी में प्रवाहित करते हैं तो उसके द्वारा विद्युत धारा, यानी बिजली के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा होने वाला वियोजन, होने वाला वियोजन, ये क्या कहलाता है, विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर आप देख पाएंगे 2H2O दिया है, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल दिया हुआ है H2O, और इसका जो है विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जब जल में, तो यह जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है बदल जाएगी। हाइड्रोजन यानी H2 और ऑक्सीजन O2 में अलग अलग हो जाएंगे। जिसको हम बैलेंस करेंगे तो 2 आगे लिख लेंगे H2 के, यहाँ पर 2H2 कर लेंगे। अब यह समीकरण जो है पूर्ण रूप से बैलेंस है। इसके बाद हमारा अगला वियोजन जो होगा वह है प्रकाशीय वियोजन। अब हम लिखेंगे प्रकाशीय वियोजन के बारे में जानेंगे। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या है कि प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। प्रकाश के द्वारा जो वियोजन होता है, प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन, तो उसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल जो हम देखेंगे, जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl लेंगे। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का अगर जो हम प्रकाशीय वियोजन प्रकाश की उपस्थिति में अगर जो करवाएं, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशीय वियोजन करवाएं, तो यह जो है Ag और Cl दोनों में जो है क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। यानी
सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है, क्लोरीन गैस बनकर बाहर निकल जाती है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख लेंगे और इसके आगे भी 2 लिख लेंगे। तो AgCl का प्रकाशीय वियोजन करवाया जाए तो Ag और Cl2 में जो है विभक्त हो जाता है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, ये जो दिया हुआ है ये सॉलिड है और ये भी जो है सॉलिड, और ये गैस में जो है बदल जाएगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो हमने जो है तीनों डिफिनेशन पढ़ ली कि वियोजन के जो है तीनों प्रकार कौन कौन से दिए गए हैं। ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मा के द्वारा होने वाला वियोजन ऊष्मीय वियोजन, विद्युत के द्वारा होने वाला वियोजन विद्युत वियोजन, और प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। अब हमारा जो है अगला होगा वह है विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। अब हम विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में जानेंगे। यह जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, इसकी परिभाषा और समीकरण दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं डिफिनेशन क्या होगी। जैसे जेडेन जो है, जेडेन की क्रिया जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाए, यानी कि H2SO4 के साथ अगर करवाई जाए तो जेडेन जो है हाइड्रोजन को उसके जलीय विलयन से जो है क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी हटा देता है। ये जो जेडेन है ये जो है H2 के पास लग जाएगा और SO4 जो है जेडेन के साथ जुड़ जाएगा। इसमें होता क्या है, जेडेन पर जो है 2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, और सल्फ्यूरिक एसिड पर -2 होता है। अब समझिए ये दोनों जो है आपस में क्रिया कैसे करते हैं। हमेशा प्लस जो है माइनस के पास जाने की कोशिश करता है। अब ये Zn2 प्लस प्लस का है, ये किसके पास जाएगा, ये माइनस के पास में जाएगा, यानी H2 तो प्लस है, Zn H2 के साथ तो जुड़ ही नहीं सकता, क्योंकि Zn प्लस है तो ये जो है किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ में जाएगा। तो हम Zn जो है ये किसके साथ में जाएगा, माइनस के साथ में जाएगा। संयोजकता दोनों की बराबर होनी चाहिए, जैसे -2 है इस पर और +2 इस पर है, तो इनकी दोनों की बैलेंसी जो है बराबर है, इसलिए ये दोनों डायरेक्टली ZnSO4 बना लेंगे। अगर जो एक की कम होती, जैसे यहाँ पर Zn का मान लो 1 होता, इसका 2 होता, तो हम इसको Zn2 करते, तब दो एक की 1 हो जाती और 2 Zn की 2 हो जाती। लेकिन यहाँ पर दोनों पर प्लस माइनस दोनों बराबर, तो डायरेक्टली ZnSO4 लिख देंगे, और जो H2 है इसको हम डायरेक्टली हाइड्रोजन यानी H2 लिख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Zn जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से H2 को हटा दिया है और खुद Zn जुड़ गया। तो हम परिभाषा में क्या कहेंगे, विस्थापन में, विस्थापन का मतलब ये होता है हटाने। तो हम कहेंगे जब अधिक क्रियाशील तत्व, अब ये Zn जो है क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व। और ये जो दूसरा वाला है H2, ये जो है कम क्रियाशील तत्व है, ये जो है कम क्रियाशील तत्व। हम परिभाषा में क्या कहेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है तो उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहेंगे, जब अधिक क्रियाशील तत्व, यहाँ पर लिखेंगे अधिक क्रियाशील तत्व, हम क्या कहेंगे, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन या फिर हम कह सकते हैं उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विस्थापित कर देता है, यौगिक से विस्थापित कर देता है या हटा देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल जो है इसका Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, यह इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया का। अब हम अगला देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में इनमें जो है आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान, और वे किसके बीच आदान प्रदान कर लेंगे, आयनों का, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान।
या फिर हम कह सकते हैं कि 2 बार इसमें जो है क्या होता है, विस्थापन होता है। 2 बार, क्योंकि 2 लिखा, इसका मतलब क्या है, 2 बार विस्थापन होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है 2 बार विस्थापन हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इस परिभाषा के अनुसार ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरी परिभाषा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 बार जो है विस्थापन होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसका एग्जाम्पल जो है देखेंगे। सबसे पहले Na2SO4 एक एग्जाम्पल है इसका। Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस हम दूसरा BaCl2 लेंगे, BaCl2, और इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। अब सबसे पहले ये किससे जुड़ेगा, अभी ये समझो। Na पर 1 प्लस होता है, SO4 पर 2 माइनस है, Ba पर जो है 2 प्लस होता है और इस पर 2 माइनस होता है, 1 माइनस होगा। क्योंकि 2 है तो हम डायरेक्टली 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चेक करेंगे, देखो सोडियम कितने हैं, 2 हैं, 1 पर 1 प्लस तो 2 पर कितने हो जाएंगे, 2 प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर Cl 1 पर 1 माइनस तो 2 Cl पर 2 माइनस, यानी 2 हो गया। सब कुछ बराबर हो रहा। अब देखो Na किसके साथ जाएगा, Na सोडियम जो है ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा माइनस के साथ में। प्लस है तो ये किसके साथ में, माइनस के साथ हम जाएगा। और Ba प्लस है तो ये किसके साथ में जाएगा, दूसरे वाले के बीच, माइनस के बीच। यानी आयनों का आदान प्रदान हो रहा, आयनों का अदला बदली हो रही। जैसे सोडियम प्लस था तो ये Cl के साथ में चला गया, Ba पर प्लस था ये माइनस के साथ में चला गया। दोनों की संयोजकता बराबर है, Ba पर 2 प्लस है, इस पर भी 2 माइनस है, तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे BaSO4। इसको क्या लिखेंगे, BaSO4 लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो Na2 है और Cl भी 2 है, लेकिन इनकी संयोजकता 1 होती है, इसलिए हम इसको NaCl लिखेंगे, यानी नमक, सोडियम क्लोराइड लिखेंगे। लेकिन दोनों हैं कितने, 2 है, तो आगे हम 2 लिख लेंगे। यानी Na2SO4 की क्रिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 का मतलब सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड के साथ कराएं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। यह जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें 2 बार विस्थापन कैसे हुआ, देखो Na का विस्थापन हो रहा है और Ba का विस्थापन हो रहा है, यानी 2 बार जो है विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया हम कहते हैं। अगली हमारी रिएक्शन है उपचयन और अपचयन। हम कह सकते हैं अपचयन और उपचयन। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। उपचयन का मतलब होता है रिडक्शन और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम उपचयन के बारे में बात कर लेते हैं कि उपचयन अभिक्रिया होती क्या है, यानी रिडक्शन के बारे में बात करेंगे। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन को हिंदी में क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, REDUCTION, यानी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वैसे होता क्या है, इसमें किसी भी पदार्थ में जो है क्या होगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। O2 की क्या होगी, O यानी ऑक्सीजन की जो है वृद्धि होगी, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। और हाइड्रोजन में जो है क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। हाइड्रोजन में क्या होगी, कमी। अगर जो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन का मतलब सीधे सीधे समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर अभी समझाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि उपचयन का मतलब रिडक्शन होता है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी होगी, तो उसे जो है हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं एक Cu प्लस O2 इजकल टू CuO बना लेगा। यानी यहाँ पर देखो ऑक्सीजन में वृद्धि, यानी कि Cu जो है ऑक्सीजन में जुड़ रहा है। वृद्धि का मतलब यहाँ पर होता है कि जुड़ना। जैसे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रही है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, जुड़ रही है। सीधा सा मतलब इसका यही है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी पदार्थ में अगर जो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही, जैसे Cu पहले अकेला था, Cu में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, जुड़ रहा। और अगर जो ऑक्सीजन जुड़ रही तो उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर Cu प्लस O2 इजकल टू CuO। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई करवा देते, तो Cu से पहले 2 लिख लेते। उपचयन अभिक्रिया, इसकी डिफिनेशन क्या होगी, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि
जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि अथवा हाइड्रोजन में कमी होती है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यह जो है डिफिनेशन होगी। ऑक्सीजन में क्या होगी? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि तथा हाइड्रोजन में कमी होती तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल 2Cu + O2 = 2Cu। अब हम अगला देखेंगे अपचयन। अपचयन के बारे में। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। अपचयन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हाइड्रोजन में वृद्धि होती है। हाइड्रोजन में क्या होगी? वृद्धि होगी। हाइड्रोजन में वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का क्या होगा? ह्रास होगा। ऑक्सीजन में जो है क्या होगी? कमी होगी। ऑक्सीजन यहाँ पर जो है हम O2 लिख रहे हैं, यहाँ पर H और O भी लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जगह पर HO लिख सकते हो, इसकी जगह पर H भी लिख सकते हो, यहाँ पर O और H भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन में कमी और इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि। इसका उल्टा है, हाइड्रोजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में कमी। अब यहाँ पर हम जो है अगला एग्जाम्पल देखेंगे इसका, जिसमें जो है एक एग्जाम्पल है CuO + H2 = Cu + H2O। अब इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर अपचयन कहाँ पर हो रहा है। अभी क्या बताया गया कि ऑक्सीजन में कमी होगी। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CuO लिखा हुआ है। तो CuO यहाँ पर क्या हो रहा है? Cu में ऑक्सीजन की कमी हो रही। पहले O था, फिर बाद में O निकल गया, यानी O में कमी होती तो उसको हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ पर H वाले में देखो O नहीं था और H में क्या जुड़ रहा है? O जुड़ रहा है। अभी पहले हम रिएक्शन पढ़े थे कि जहाँ पर O में जो है क्या हो? वृद्धि। तो पहले H था, H में O जुड़ रहा, तो यहाँ पर कौन सी? उपचयन अभिक्रिया होगी। इसमें क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। यह रिएक्शन हम जो है अपचयन और उपचयन दोनों में यही लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों रिएक्शन लिखी जा सकती। तो CuO था, यानी CuO से क्या बन गया? Cu, यानी ऑक्सीजन की क्या हुई है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है यहाँ पर। और उपचयन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। अब ये तो अपचयन में भी लिखा जा सकता है, ये एक ही एग्जाम्पल दोनों में जो है लिखा जा सकता है। जब दोनों अभिक्रियाएं उपचयन और अपचयन साथ साथ में हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे कि यहाँ पर रेडॉक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन यानी अपचयन और उपचयन साथ में हो। मतलब उपचयन और दूसरा जो है क्या होगा? उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन साथ में हो उसे जो है हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है हम ऊपर वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल तो हम एक बार तीनों की डिफिनेशन देख लेते हैं। पहला है हमारा उपचयन रिएक्शन। उपचयन के बारे में जानते हैं। उपचयन का मतलब क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी, उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन में क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है हाइड्रोजन में वृद्धि, ऑक्सीजन में कमी होती है, उसको जो है हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ऊपर वाला है। अगली हमारी रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसी से समझेंगे। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब है कि कोई अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा क्या होगी? निकलेगी। और ऊष्मा शोषी का मतलब क्या है कि शोषी का मतलब होता है शोषण करना यानी चूसना, यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा? ऊष्मा देना पड़ेगा, यानी इसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो हम इसमें कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी वाले में क्या कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ उत्पाद के निर्माण के साथ क्या होगी? ऊष्मा निकलेगी। साथ ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा निकलेगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा निकलेगी उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे CH4 लेंगे। CH4
मीथेन की क्रिया अगर जो ऑक्सीजन के साथ करवाई जाए तो ये क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और जो है जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल बनाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए हम जो है 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और इसमें जो है क्या निकलेगी, ऊष्मा जो है मुक्त होगी। ये जो ऊष्मा है ये जो है बाहर निकलेगी, कितने किलो कैलोरी निकलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन जो है ऊष्मा इससे जो है मुक्त हो रही है। ठीक है, CH4 यानी मीथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएं तो CO2 प्लस 2H2O इजकल टू, और जो है दूसरा क्या बनेगा, ऊष्मा मुक्त होगी। तो हम इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ, ये क्या है, ये उत्पाद है, CO2 प्लस H2O क्या है, ये उत्पाद है, इसके साथ में क्या हो रहा है, ऊष्मा जो है मुक्त हो रही, ऊष्मा निकल रही। तो हम परिभाषा में कहेंगे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम जो है अगला देखेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अब इसमें जो है कोई जैसे अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे मान लो कोई अभिकारक दिया हुआ है, अभिकारक अभिकारक को तोड़ने के लिए जो है ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब ऊष्मा की कैसे आवश्यकता होगी, तो ऊष्मा इसको जो है दी जाएगी अभिकारक को तोड़ने के लिए। जैसे हम कह सकते हैं, एक एग्जाम्पल लिए थे वियोजन वाला, वही इसमें जो है ऊष्मीय वियोजन का प्रयोग करेंगे। CaCO3 एरो, CaCO3 इस पर जो है क्या देंगे, इसको ऊष्मा देंगे। जब तक ऊष्मा नहीं देंगे तब तक ये जो है टूटेगा ही नहीं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट अलग ही नहीं होगा। तो ये क्या बना लेता है, CO2 और दूसरा CaO बन जाएगा। आगे पीछे उत्पाद हो गए, कोई बात नहीं। तो इसको जो है ऊष्मा शोषी का मतलब क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें जो है CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दोगे तो वह जो है CO2 और कैल्शियम ऑक्साइड में जो है बदल जाएगा। यह अभिक्रिया जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हम अगला देखेंगे, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण का मतलब कोरिजन होता है। इसका मतलब सीधा सा है जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लग जाती है। जंग का वैसे फार्मूला क्या होता है, जंग यानी मूर्छा जो लग जाता है, Fe2O3 डॉट XH2O, क्योंकि यहाँ पर जल के अणु निश्चित ही नहीं कितने हैं। ये जो है जंग का फार्मूला होता है, ये कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, जंग या मूर्छा का फार्मूला होता है ये जो है Fe2O3 डॉट XH2O। अब हम संक्षारण के बारे में जानते हैं, संक्षारण का मतलब क्या होता है। जब किसी धातु पर हम कह सकते हैं, कोई जैसे धातु है तो धातु पर क्या होगी, आर्द्रता। जब किसी धातु पर आर्द्रता, जैसे वायु हो गया, पानी हो गया, अम्ल, अगर जो इनके संपर्क में आता है, जैसे जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी और अम्ल के संपर्क, जब किसी धातु की आर्द्रता वायु, पानी और अम्ल के संपर्क में आता है, अम्ल के क्या संपर्क में, अगर जो अम्ल के संपर्क में आता है तो वह धातु का जो है क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। उस धातु का क्या हो जाएगा, संक्षारण हो जाएगा। संक्षारण हो जाता है जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी व अम्ल के संपर्क में आता है, तब धातु का क्या हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। जैसे हम समझ सकते हैं कि लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। लोहे को अगर जो बाहर खुला धूप में छोड़ दिया जाए तो नमी यानी पानी और अम्ल के संपर्क में आने पर वह जो है अपघटित होने लगती है। ऐसे ही चांदी जो होता है, चांदी पर जो है कैसी परत चढ़ जाती है, काली परत चढ़ जाती है। चांदी पर भी काले रंग की जो है परत चढ़ जाती है, और तांबे पर जो है हरे रंग की परत जो है चढ़ जाती है। यह जो है क्या है, संक्षारण। इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को जो है पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें जो है जंग से बचाने के लिए हम जो है लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। अगर जो पेंट नहीं करेंगे तो वो जो है संक्षारित हो जाएंगे, यानी कि अपघटित हो जाएंगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगला है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता का सीधा सा मतलब क्या होता है कि जैसे वसा या फिर तेल युक्त सामग्री,
कह सकते हो वसा। वसा का मतलब क्या होता है, फैट हो गया। या फिर हम कह सकते हैं तेल वाली वस्तुएं, तेलीय वस्तुएं। वसा या फिर तेल वाली वस्तुएं जब किसके संपर्क में आएंगी, वायु के संपर्क में आती हैं। वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती हैं, अपचयित हो जाती हैं। वायु के संपर्क में आने पर क्या हो जाती है, अपचयित हो जाती है। जब वसा या तेल युक्त वस्तुएं वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाती हैं, जिसके कारण इनका जो है स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। स्वाद क्या होता है, स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, यानी स्वाद जो है बदल जाता है। इनका स्वाद क्या हो जाता है, स्वाद बदल जाता है, जिससे इनमें जो है क्या आने लगती है, गंध आने लगती है। गंध आने लगती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता की परिभाषा क्या है, जब वसा या तेल युक्त वस्तुएं वायु के संपर्क में आती हैं तो अपचयित हो जाती हैं, जिससे इनका स्वाद बदल जाता है और गंध आने लगती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो तेल युक्त वस्तुओं को बचाने के लिए हम करते क्या है, इनके जैसे पैकेटों में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि चिप्स हो गया, चिप्स इसमें जो है क्या होता है, चिप्स में जो है तेल युक्त वस्तुएं होती है। तेल से युक्त वस्तुएं, जैसे तेल से युक्त क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं, जिसको बचाने के लिए हम जो है नाइट्रोजन गैस जो है उनके पैकेटों में भर देते हैं। जैसे चिप्स का पैकेट जो है बहुत फूला हुआ दिखाई देता है, उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे यह जो है अपचयित नहीं होता है और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जैसे हम जान सकते हैं कि इसमें चिप्स जो होती है, चिप्स या फिर हम दूसरा कह सकते हैं, चिप्स में जो है तेल युक्त वस्तुएं होती हैं और उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इनको बचाने के लिए, क्योंकि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहें। आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई भी जो है तेल युक्त वस्तु को खुला छोड़ सकते हो और फिर कुछ दिनों के बाद जो है वो उसमें जो है गंध आने लग जाएगी। तो हम कह सकते हैं, विकृत गंधिता की एक बार फिर से परिभाषा रिपीट कर देते हैं। जब तेल या वसा युक्त वस्तुओं को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह जो है क्या हो जाती, अपचयित हो जाती है, जिससे उनका स्वाद बदल जाता है और उनमें गंध आने लगती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है कि चिप्स वाले पैकेटों में जो है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि तेल यानी कि चिप्स के पैकेटों में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, तो हम कह सकते हैं कि इसे जो है दुर्गंध यानी गंध से बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। और क्यों, क्योंकि वो जो है वस्तुएं वायु के संपर्क में आने पर अपचयित हो जाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गंध आने लगेगा। तो आपको यह चैप्टर जो है आज फिनिश होता है। यहाँ पर जो है आपको कल वाले चैप्टर यानी कि लेक्चर 3 में, इस चैप्टर का लेक्चर 3 जो होगा उसमें समीकरण को बैलेंस करने के लिए 12 से कम समथिंग में 12 या फिर 10 प्लस के समकक्ष में जो है रिएक्शन दी जाएंगी, जिनको आपको जो है यहीं पर बैलेंस करना होगा। और बैलेंस करना हम लोग जो है सीखेंगे कि समीकरणों को बैलेंस कैसे किया जाता है, उसका एक अलग से लेक्चर आएगा जिसको बैलेंस करना सीखेंगे। अगर आप इस पूरे चैप्टर का नोट्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नोट्स, अगर जो इसका PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल फ्यू ऑनलाइन क्लासेस यानी कि फ्यू ऑनलाइन क्लासेस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा इस वीडियो के। वहां से आप जो है ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको जो है PDF मिल जाएगा और आप जो है इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं।